आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। वाटरिंग, पहले तो हम जानेंगे कि ये जो वाटरिंग लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं इनका हर एक का क्या मतलब है। जैसे कि जो वाटरिंग का मतलब होता है वो होता है आपका पौधों को पानी देना है। वाटरिंग द क्रॉप्स यानी जो पेड़ पौधे फसल हैं उनको पानी देना। और पानी देने का मतलब होता है इरिगेशन, यानी इसका मतलब होता है ऑप्शन डी सही होगा। इसका मतलब होता है फसल को पानी देना। ये इसका मतलब हुआ पानी देना, पानी देना। अब ये जो स्वयं लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है जो बीज बोने की प्रक्रिया होती है ये वही होता है, यानी बीज बोने की प्रक्रिया। बीज के जो बोने की प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं सोइंग, यानी बीज बोने की प्रक्रिया। फिर दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है मैनरिंग, जिसका मतलब होता है खाद डालना। खाद डालना। अब ये जो टीलिंग लिखा हुआ है इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है जो जमीन होती है उसको जोतना, यानी जुताई करना या जोतना। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। लेकिन आपको साथ में ये भी पता चला होगा कि अगर अगली बार इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो, हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि वेट्स आर द, ये जो वेट्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ये ऑप्शन ए कह रहा है मेन क्रॉप प्लांट्स। जब आप क्रॉप बोते हैं, फसल बोते हैं, तो एक तो उसमें फसल होती है, फसल के साथ साथ कई बार घास वगैरह उग जाती है जो हम नहीं चाहते। तो ये यही कह रहा है कि जो वीड्स है क्या वो मेन क्रॉप होती है। मान लो आपने गेहूं बोए हैं तो क्या वो जो गेहूं उगे हैं क्या वही उसका मतलब ही वीड्स है। या जब हम फसल बो देते हैं तो कई बार उसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ पेट्स आकर के उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या उनको हम वीड्स कहते हैं। या कई बार हम जब फसल बोते हैं तो उसको फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते, तो क्या उन्हें कहते हैं। या कई बार हम फसल बोते समय केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, यूरिया वगैरह का, तो क्या उनको हम वीड्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब है अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप। कई बार जब हम फसल बोते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते, तो उन्हीं प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स। उम्मीद है ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए देखिए, सवाल स्क्रीन पर आया हुआ है और सवाल कह रहा है कि वेट एंड ग्राम बिलोंग टू रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, फंगिसाइड या वेडिसाइड। अभी जस्ट पीछे जो क्वेश्चन गया था उसमें हमने पूछा था वेट्स का मतलब क्या है, और हमने बताया कि जो प्लांट फसल में ना चाहते हुए उग जाते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं वेड्स। और जब भी वेडसाइड्स जुड़ जाता है तो उस चीज को मारने वाली दवा होती है। मतलब वेडसाइड्स का मतलब हुआ कि
अनवांटेड क्रॉप्स को या अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए हम जिस दवा का यूज करते हैं उसको कहते हैं हम वेडिसाइड, यानी वीड्स को मारने वाली दवा। जो आपका वीड्स आ जाते हैं उनको मारने वाली दवा, मारने वाली दवा। तो क्या वीट का रिलेशन इसके साथ होना चाहिए? नहीं सर, इसके साथ नहीं होना चाहिए। वैसे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फंगासाइड, मतलब फंगी को मारने वाली दवा, फंगी को मारने वाली दवा, मारने वाली दवा। नेक्स्ट अब ऑप्शन हमारे पास दो बचे हुए हैं, जिसका रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप। अब इनमें से आपको एक याद रखनी पड़ेगी और उसमें से मैं कहूंगा कि आप रबी को याद रख लीजिए, यानी एक ऐसी क्रॉप है जो सर्दी में बोई जाती है, सर्दी में बोई जाने वाली फसल, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल। और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये जो बीट है, जो आपके गेहूं होते हैं, ये आप सामान्य तौर पर देखते होंगे कि दिसंबर में और जनवरी में बोए जाते हैं, मतलब सर्दियों में बोए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका रबी क्रॉप। लेकिन आपको फिर याद ये भी रखना होगा कि ये कब खरीफ कब बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है, मतलब गर्मियों में बोई जाने वाली फसल होती है, जो कि वीट का इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं, मतलब आपका ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहा सीड ड्रिल और ऑप्शन दिए गए हैं, सो द सीड्स एंड रिमूव द वीड्स, रिमूव द पेस्ट एंड मिक्स मैन्योर इन द सॉइल। तो इनमें से कई ऑप्शन इसमें से, जैसे आपको रिमूव सीड्स, ये आप समझ रहे होंगे, जो अभी अभी दो क्वेश्चन पीछे हो उसमें सीड्स का जिक्र किया है, यानी आपको जो अनवांटेड प्लांट है उनको निकालने का प्रोसेस सीड ड्रिल कहलाता है। या सो द सीड्स, यानी सीड्स की लोकेशन, यानी उसकी गहराई बताता है। तो आपको पहले थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लीजिए कि जो सीड ड्रिल है ये एक तरह का आपका एग्रीकल्चरल टूल कह सकते हो, ये आपका कल्चरल टूल है। कैसा टूल है? जो बीज की सही गहराई का पता लगाता है, जो आपके सीड की यानी बीज की सही गहराई का, बीज की सही, बीज यानी सीड, इसका है ना, इस सही गहराई का, गहराई का पता लगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। तो सो द सीड, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मिक्स मैन्योर का मतलब होता है ये खाद डालना, जो कि मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, मतलब इसका मतलब है खाद डालना। और कहाँ डालना? सॉइल के अंदर मिक्स करना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाद को मिलाते हैं उसे कहते हैं मिक्स मैन्योर इन द सॉइल। बाकी इसका रिलेशन इस क्वेश्चन के साथ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है। अगर मैं बात करूं तो ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको एक तो इसको थोड़ा सा समझना है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पहले आपको मैं इस सेल की थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा और फिर आपको ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इनका किसके साथ रिलेशन ये भी बताऊंगा। देखिए, जनरली हम इस सेल का दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो हम ऑर्गन के बेस पे या ऑर्गेनिज्म के बेस पे हम इसका डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं प्लांट सेल, और एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसका एनिमल सेल। इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो आपका सेल वॉल को लेकर के होता है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और इसलिए ये इसकी आउटर लेयर होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो आउटर लेयर होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और इसी को हम हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जबकि हम इसको सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं, ये तो था इससे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है हमारे सेल के अंदर जिसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और वो जो एनर्जी बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। इस एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा, अगर बात करें कि कितनी एटीपी होती है तो वो 36 एटीपी होती है। किसके अंदर होती है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या और कहीं भी होता है? तो सेल के अंदर और कहीं भी होता है। अगर मैं इसको सेल नाम दूं तो इसके सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। मतलब ओवरऑल हमारे सेल के अंदर 36 और 4 40 यानी 40 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन राइबोसोम भी है। इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, इसीलिए हम इस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इस राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री।
वहीं ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का काम होता है सेल को कंट्रोल करना, इसलिए हम इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं, कंट्रोल सेंटर। तो उम्मीद करता हूं इस एक क्वेश्चन ने आपको एक नहीं बल्कि चार चार सवाल सिखाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द किचन ऑफ द सेल। किचन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे फूड मेकिंग होती हो, फूड मेकिंग। अगर मैं ऑप्शंस को एनालाइज करूं तो अभी अभी हम सेल वॉल को पढ़ चुके हैं, जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है और आउटर मोस्ट आउटर लेयर होती है। न्यूक्लियस के बारे में भी बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। वहीं जो वैक्यूल्स होते हैं ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको हम आगे देखेंगे अभी। लेकिन ये जो प्लास्टर्ड लिखा हुआ है इसके बारे में भी हमने अभी नहीं पढ़ा है। और देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन में अगर नजदीक ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा। आप कहेंगे सर क्यों होगा, क्या इस प्लास्टिड के अंदर फूड मेकिंग होती है? तो कुछ हद तक जवाब यही है कि इस प्लास्टिड के अंदर होती है, लेकिन अगर मैं इसको इन डिटेल बात करूं तो ये प्लास्टिड तीन टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अगर मैं इस क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो इसके अंदर होता है एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। या ये कहें कि इस पिगमेंट की वजह से या इस पिगमेंट की प्रेजेंस के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस की या इस रिएक्शन की वजह से ही जो प्लांट होते हैं वो अपने फूड मेकिंग करते हैं, फूड मेकिंग करते हैं। तो इसका मतलब मेरा जवाब क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड होना चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन दिए हुए हैं सेल, एग, न्यूक्लियस या नन ऑफ दीज। मैं अब ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं। तो फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है सेल। और मैं अभी बता चुका हूं कि ये सेल दो टाइप की होती है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। और अगर मैं इसको न्यूक्लियस के बेस पे डिफाइन करूं तो हम इसे दो तरह से डिफाइन कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल।
अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो इस प्रोकैरियोटिक सेल को हम एंसेंट सेल भी कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल को मॉडर्न सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता। इसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती होगी, होती है लेकिन वो बाउंडेड नहीं होती, यानी वो इस न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस अलग से डेवलप नहीं दिखाई देता, जबकि इसके अंदर डेवलप रहता है, इसलिए हम इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। वैसे एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया था। बाकी इसमें दिया हुआ एग, एक ऑप्शन दिया हुआ एग, तो आपको इस एग के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना है। ये जो एग होता है ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। आपको साथ में ये भी समझना है कि ये जो सेल होती है ये आपस में सेल डिवीजन करके दूसरी सेल बनाती हैं, वहीं ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं इनके अंदर जो डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसको हम नाम देते हैं मियोसिस, मियोसिस। लेकिन जो हमारी सेल होती है, जो बाकी किसी भी ऑर्गन की सेल होती है, उस सेल के अंदर दो डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस होता है और एक मिटोसिस होता है। आपको ये समझ लेना है, मिटोसिस होता है। एक सेल डिवीजन और होता है जिसको आप अमिटोसिस कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है। यूकैरियोटिक के अंदर केवल दो ही होते हैं जो ये लिखे हुए हैं। तो आपको इतनी बात इस क्वेश्चन से समझ लेनी है। बाकी ऑप्शन में न्यूक्लियस दिया हुआ है जिसका एक सेल ऑर्गेनल है, तो हम इसे फंडामेंटल यूनिट नहीं कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट हम केवल सेल को कहते हैं। और इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये हमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट आपको पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और एक और चीज होती है जो केवल प्लांट के अंदर ही, प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो कि मैं पहले बता चुका हूं। इस सेल वॉल की खास बात क्या है कि ये मोस्ट आउटर सेल होती है हमारी प्लांट सेल की, प्लांट सेल की मोस्ट आउटर सेल होती है। बाकी ऑप्शन में एनिमल सेल दिया जो गलत है, बोथ ऑफ दिस बिल्कुल गलत है, नॉन ऑफ दिस ये भी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन हमारा प्लांट सेल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। बिल्कुल अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि हम उसको कहते हैं न्यूक्लियस को। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। अब थोड़ा सा हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म, ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और एक मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। देखिए यूनिसेलुलर का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है,
जो सिंगल सेल से बना होता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जबकि जो एक से ज्यादा सेल से बना होता है यानी मोर देन वन सेल, जिसके अंदर एक सेल से ज्यादा सेल होती हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इस लिहाज से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी यूनिसेलुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई ये जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू क्या होता है? ये जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू क्या होता है? तो ये टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, यानी जब सेल मिलके बहुत सारी सेल एक ग्रुप बना लेती हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। आपको साथ में ये भी समझना है कि सर ये जो सेल होती है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। ये भी आपको समझना है, इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि सर सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। वहीं आपका टिश्यू, टिश्यू की भी स्टडी को समझ लीजिए कि टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। आपको ये भी समझना है कि हम जब टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अभी हम इतना ही रखेंगे, टिश्यू के टाइप वगैरह को कभी इन डिटेल में पढ़ेंगे तो तब बात करेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सेल इज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जॉन मेंडल एंड चार्ल्स डार्विन। चलिए सेल, अगर मैं इस सेल की बात करूं तो जब इस सेल की खोज हुई थी तो स्टार्टिंग में हमारे रॉबर्ट हुक महोदय ने, अगर बात करूं रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक महोदय ने सबसे पहले आकर के जो खोज की थी वो की थी सेल वॉल की। बाद में एक व्यक्ति आते हैं ल्यूवेन हॉक, आप हुक एंड हॉक याद रख लीजिए, ल्यूवेन हॉक पूरा ही लिख देते हैं, ल्यूवेन हॉक। एक व्यक्ति आते हैं ल्यूवेन हॉक, ये बाद में आकर के लिविंग सेल की खोज करते हैं, लिविंग सेल की खोज करते हैं। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, आपको इनको याद रखना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको इनका रिलेशन याद रखना है कि इन्होंने जो खोज की थी वो न्यूक्लियस की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। और न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। बाकी एक ऑप्शन इसमें दिया है जॉन मेंडल, और जो हमारे मेंडल साहब हैं इनका रिलेशन आपको याद रखना है कि इन्होंने थ्योरी दी थी आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो इनको भी याद रखिएगा। बाकी चार्ल्स डार्विन महोदय का जो रिलेशन है वो एवोल्यूशन से है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप आर, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अमोएबा सेल, डब्ल्यूबीसी, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारी जो अमोएबा होती है वो भी अपनी सेल की शेप में चेंज कर लेती है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी है इसके बारे में जब आप ब्लड पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होती है
ये कई टाइप्स की होती है और ये भी अपनी शेप में चेंज करती रहती है, तो इस लिहाज से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ ऑफ दीज। देखिए ये जो सेप्रोगायरा है ये एक एल्गी होती है। एल्गी भी कैसे? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी होती है। और ग्रीन एल्गी होती है तो हमसे पूछा है कि ये एक एल्गी है या एक फंगी है या एक प्रोटोजोआ है या एक बैक्टीरिया है। ये ग्रीन एल्गी है, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीनिंग ये एक एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय। तो जो आपकी वैक्सीन है, वैक्सीन, तो इस वैक्सीन किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो ऑप्शन दिए हैं लुइस पास्चर एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर एंड जॉन मेंडल। अगर मैं ऑप्शन से नेगलेक्ट करूं तो जॉन मेंडल साहब का रिलेशन अभी अभी बताया था कि इनका जेनेटिक्स के साथ है। बाकी आप एक इसमें दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग को थोड़ा सा याद रखिएगा। फ्लेमिंग महोदय ने एक एंटीबायोटिक का था जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि फ्लेमिंग का रिलेशन पेनिसिलिन से है, मतलब ना तो हमारे जॉन मेंडल साहब हैं ना ही फ्लेमिंग है। साथ में लुइस पास्चर का थोड़ा सा इनका भी याद रखिएगा। लुइस का जो रिलेशन है, लुइस, इन्होंने जो काम किया था वो रेबीज की वैक्सीन पर काम किया था, तो इनका रिलेशन रेबीज के साथ है, मतलब स्मॉल पॉक्स के साथ नहीं है। और इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन थर्ड है एडवर्ड जेनर, तो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए किसने बनाया था? तो आप इनको याद रख सकते हैं, एडवर्ड जेनर। उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से चीजें पढ़ना अच्छा लग रहा होगा कि आप एक सवाल के जरिए 4 सवाल समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, तो ये तरीका ज्यादा किफायती होगा। और सच बताऊं तो इस तरीके से या डायरेक्ट एडवर्ड जेनर लिख देता तो उससे ज्यादा बेहतर है इस तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। देखिए क्वेश्चन में कहा कि अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर मान लूं तो इसके अंदर मोस्टली 3 गैसें पाई जाती हैं, जिनमें से हमारे पास 78 टू 79% जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, और बाकी जो आपकी 20 टू 21 टू 22 कह दीजिए, या 20 टू 21% जो होती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन, और बाकी जो आपकी अब 1% के आसपास बचती है वो अदर गैस होती है, अदर, जिसमें आपका CO2 हो जाता है, CO हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है, ETC हो जाती है, बाकी सारी गैसें इस अदर में आती हैं। मतलब हमारे पास मोस्टली 78 टू 79% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, और इस लिहाज से हमारा ऑप्शन थर्ड यानी 78% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मशरूम बिलोंग्स टू एल्गी, वायरस, फंगी, नॉन ऑफ दिस। तो मशरूम का रिलेशन आपका फंगी से है। मशरूम एक तरह का फंगी है
तो आपको ये याद रखना है। तीसरा आपका एक ऑप्शन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन अमोएबा से। अमोएबा, तो आपको ये याद रखना है कि जो अमोएबा होता है, ये जो अमोएबा अमोएबा, तो आपको याद रखना है कि सर ये जो अमोएबा होता है ये एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ होता है, ये एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। साथ में आपको इस अमोएबा के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि जो अमोएबा होता है ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर, जिसके अंदर सिंगल सेल होती है, इसके अंदर सिंगल सेल होती है। साथ में आपको यह भी समझना है कि ये जो अमोएबा होता है इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल होता है और एक असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब किसी भी सिंगल पेरेंट से हो जाता है, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जो केवल सिंगल पेरेंट से हो जाता है, सिंगल पेरेंट्स से हो जाता है। अगर इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे क्लोन। क्लोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मलेरिया। मलेरिया का रिलेशन या कोज, कारण क्या है? तो जो मलेरिया का कारण है वो होता है प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो कारण है वो होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। लेकिन इसमें नेक्स्ट है आपका वायरस। ऑप्शन नंबर है आपका, इसका सेकंड ऑप्शन है आपका वायरस। तो सर इस वायरस के कारण क्या होता है? तो इस वायरस के कारण अगर मैं बात करूं तो आपको डेंगू होता है। क्या होता है सर? डेंगू होता है। डेंगू का जो मेन रीजन है वो होता तो वायरस से, लेकिन क्या वायरस ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, तो एक मच्छर के कारण आता है जिसे हम कहते हैं एंडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्गी। एल्गी से डायरेक्ट कभी हमें फीवर नहीं होता है, लेकिन इस एल्गी के कारण भी दिक्कतें आती हैं। इसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन होने की वजह से बाकी और बीमारियां जैसे हैजा वगैरह हो जाता है, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर एक इसमें लास्ट ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया के कारण आपको जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो होती है आपकी टीबी। बैक्टीरिया के कारण ही आपको टीबी होता है। और साथ में एक बीमारी और हो जाती है जिसे आप कहते हैं निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरिया के कारण ही होने वाली एक बीमारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो आपको सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देते, उनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सवाल में पूछ रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं या दोनों टाइप्स के हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल के बने होते हैं और कुछ एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। मतलब आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यानी इस लिहाज से ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। तो मान लेता हूं कि हमारी जो सेल है, मान लो ये हमारी सेल है और इस सेल के अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे 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 पार्ट पाए जाते हैं। इन पार्ट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इनके अंदर एक लेयर पाई जाती है और उसके अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके ऊपर ये जो लेयर है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमसे पूछ रहा है कि इस न्यूक्लियस को इस साइटोप्लाज्म से अलग कौन रखता है। तो आपको दिखाई दे रहा है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही इसको सेपरेट रख रही है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज। तो इस न्यूक्लियस के अंदर, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा पूरा, तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो किस फॉर्म में, आप कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के फॉर्म में। तो यानी ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी ऑप्शन सी सही है। इसमें साथ ही ऑप्शन ए दिया हुआ है क्रोमोसोम। अब थोड़ा सा समझना है कि जो सेल है, इस सेल के अंदर कुछ मटेरियल होता है जो आपको ऐसा फैला हुआ होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। यही जब ये सेल डिवीजन करती है तो यही क्रोमेटिन बदल जाता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में। जब ये क्रोमेटिन होता है तो धागे जैसा होता है, जब ये क्रोमोसोम में चला जाता है तो ये सॉलिड बॉडी की फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सॉलिड, जो आपका ये क्रोमोसोम लिखा हुआ है, यानी ये आपके सॉलिड स्ट्रक्चर हो जाती है। स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, जो जोम है, इस जोम का मतलब होता है बॉडी, आपको ये याद रखना है, जोम का मतलब बॉडी। जब ये क्रोमेटिन एक बॉडी की फॉर्म में आने लग जाता है तो हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। जनरली आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें साथ में जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको न्यूक्लियोप्लाज्म को भी थोड़ा सा समझना है कि ये जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये एक लिक्विड होता है, लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस, ये एक डेंस बॉडी होता है। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये एक डेंस बॉडी होती है, डेंस बॉडी, ये डेंस बॉडी होती है। फिर कहा है सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर
नंबर, शेप एंड साइज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की संख्या, उनका साइज और उनका शेप अलग अलग होता है, मतलब ये तीनों ही डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। ये मैं कई क्वेश्चन में बता चुका हूं कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला होता है न्यूक्लियस। मीन हम न्यूक्लियस को उसका कंट्रोल सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द कलर्ड ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर। तो प्लांट के अंदर जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है क्लोरोफिल, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड डब्ल्यूबीसी। तो देखो हमसे केवल पूछ रहा है कि जो कलर्ड हो, इस बात को भी ध्यान से सुनना है कि इसमें ऑप्शन में देखो क्या दिया है, क्लोरोफिल जो कि केवल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, प्लास्टिड जो कि केवल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, मतलब वैक्यूल नहीं हो सकता। फिर आपका जो डब्ल्यूबीसी है ये केवल एनिमल में होता है, लेकिन हमसे तो सेल में किस में पूछा है, आप कहेंगे सर हमसे प्लांट के अंदर पूछा है, ये तो डब्ल्यूबीसी हम इंसानों के अंदर देखते हैं, मतलब एनिमल के अंदर, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कलरफुल नहीं होता है, और हमसे पूछा है द कलर्ड ऑर्गेनल, तो इस लिहाज से हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए वो प्लास्टिड होना चाहिए। अब आप कुछ बच्चे जिनके पास ये पेपर होगा वो सोच रहे होंगे कि सर क्लोरोफिल क्यों नहीं होना चाहिए, क्लोरोफिल भी तो केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो मैं पहले ही एक क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक पिगमेंट होता है, वो सेल ऑर्गेनल नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन ए हम टिक नहीं करेंगे, हम प्लास्टिड को करेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए मैं लिख करके बता देता हूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने कहानी सी पढ़ती है, कुछ समझ आया नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। देखिए जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसका मैं अभी जिक्र करके आया हूं, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि कलर्ड ऑर्गेनल, कलर्ड ऑर्गेनल, इसमें देखो ऑप्शन मुझे सबसे पहले दिया है क्लोरोफिल और एक दिया है प्लास्टिड। बाकी तो ऑप्शन में इतना कंफ्यूजन होगा नहीं, कंफ्यूजन केवल इन दो में होगा। तो आपको यह समझना है कि सर ये जो क्लोरोफिल है ये होता है एक पिगमेंट, ये एक पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए, ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ बच्चे इसको टिक करना चाहेंगे, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि ये पिगमेंट है, ऑर्गेनल नहीं है। लेकिन ये जो प्लास्टिड होता है ये एक ऑर्गेनल होता है, और इसके अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और ये वही क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। मीन इसी के कारण आपका ग्रीन कलर आता है, जो मैं ऊपर बता चुका हूं, इसी के कारण ये ग्रीन कलर आता है। तो मतलब हमारा ऑप्शन प्लास्टिड होना चाहिए, क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सेल वॉल इन फाउंड
सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? मैं कई क्वेश्चन में बार-बार बोल रहा हूँ कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द देखिए क्वेश्चन क्या है, द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये जो सेल है इसके अंदर जो ये आपका साइटोप्लाज्म भरा होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो खाली खाली सी नजर आती है, उसको हम कहते हैं वैक्यूल। इसको हम वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ध्यान रखना, ये प्लांट में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, दोनों सेल में। जब मैं केवल प्लांट बोलूं तब आपको समझ जाना कि प्लांट सेल की बात कर रहा हूं, प्लांट की नहीं बात कर रहा हूं। खाली एनिमल भी बोल दो तो समझ जाना कि एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों में प्रेजेंस होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि एनिमल के अंदर इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, जबकि वहीं प्लांट के अंदर थोड़ा लार्ज होता है। दूसरा, इसका जो काम होता है वो स्टोरेज का होता है। आप कहेंगे सर किसके स्टोरेज को करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर आपका प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है और साथ में लिपिड का भी सिंथेसिस होता है। वहीं जो आपका प्रोटीन की पैकेजिंग होती है उसका सॉरी, जो आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसका काम करता है राइबोसोम। ठीक है, अकेला नहीं करता है, इसको हमें बाद में बताएंगे, थोड़ा डिटेल में आगे जाके बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि राइबोसोम ही प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, इसलिए हम उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। बस अभी आप इतना समझ लीजिए, आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट मैंने आज सोल्व कराया, कल मैं केमिस्ट्री का पार्ट सोल्व कराऊंगा और फिर उसके बाद मैथ्स का पार्ट सोल्व कराऊंगा, और ऐसे ही मैं 3 पार्ट्स में वीडियो लेके आऊंगा और ये पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।